दोस्तों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ मापन मूल्यांकन के दो संप्रत्यों को स्पष्ट करने हेतु, जिस पर आज मैं डिस्कस करूँगा कि सतत व्यापक मूल्यांकन एवं आकलन होता क्या है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन और आकलन को डिस्कस करने से पूर्व हम पहले इस बात को देखते हैं कि हमारे देश में मूल्यांकन करने की क्या परंपराएं रही हैं। अगर हम सबसे प्राचीन पुराने समय के मूल्यांकन की बात करें तो उस मूल्यांकन में हमारे यहाँ जो परंपरागत मूल्यांकन था वह अध्यापक द्वारा ही किया जाता था। अध्यापक ही मूल्यांकन करता था और अध्यापक की ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा पर किसी को कोई शक नहीं हुआ करता था। वह जो मूल्यांकन कर देता था वह मूल्यांकन ही समाज द्वारा ग्राह्य था, उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त थी। लेकिन कुछ समय बदला और आगे आने वाले समय में हमारे शिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ भौतिकवादी प्रवृत्तियां हावी हो गई। उन भौतिकवादी प्रवृत्तियों के कारण इस जो हमारी परंपरागत मूल्यांकन प्रणाली थी, उस प्रणाली में कई तरह की विकृतियां उत्पन्न हुई, जिन विकृतियों को दूर करने के लिए हमने अपने देश में भी बाह्य मूल्यांकन प्रणाली का आरंभ किया। हालांकि बाह्य मूल्यांकन प्रणाली में कोई ऐसा दोष की अगर हम बात करें तो वो थे ही थे, लेकिन एक बड़ा एडवांटेज ये भी था कि पूरे देश की शिक्षा प्रणाली जो परीक्षा के परिणाम थे उसमें एक तरह की एक रूपता आ रही थी। लेकिन अगर हम सोचें क्या बाह्य मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा, जो कि सत्रांत में की जाती है, एक बार की जाती है, हम अपने छात्र का एक ट्रू पिक्चर देख पाते हैं क्या उस मूल्यांकन प्रणाली में उसके जो सीखने के जो डोमेन होते हैं तीन, वो आपके संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशल या मनोगत्यात्मक, क्या इनका मूल्यांकन हो पाता है? जवाब ये मिला, नहीं हो पा रहा। अब उससे भी निकलने के लिए तीसरी चीज़ हमने क्या की, हमारे देश में आज से लगभग 30 साल पहले सतत व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट आया। और सतत व्यापक मूल्यांकन कुछ नहीं, केवल अगर हम इसे बहुत अगर माइन्यूटली देखने की कोशिश करें तो ये सतत व्यापक मूल्यांकन जो था, वो सतत व्यापक मूल्यांकन वही हमारी प्राचीन प्रणाली थी, जिसमें अध्यापक अपने बच्चे का हर समय उसका निरीक्षण करता रहता था, उसका हर समय मूल्यांकन करता रहता था। लेकिन 30 साल हो गए, 30 साल से लगभग हम इसे कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें इसकी कमियां नज़र आने लगी। हमने इसमें कई प्रकार की कमियां देखी सतत। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें आई सतत व्यापक मूल्यांकन में, इसके जो कॉन्सेप्ट था, इसके जो शब्द हैं, उनकी ही जो अर्थापन किया गया अध्यापकों द्वारा या शिक्षा क्षेत्र के लोगों के द्वारा, वही गलत हो गया। अगर देखा जाए तो अर्थापन में कमी कहाँ से आई, इस बात को हम इन भ्रांतियों को देखते हैं कि किस तरह की भ्रांतियाँ थी। देखिए, सतत व्यापक मूल्यांकन में इन भ्रांतियों के कारण ही जो आपके इस समय चेंज करने की आवश्यकता। पहली चीज़, सतत शब्द का अर्थ, सतत शब्द का अर्थ क्या लिया गया? सतत शब्द का अर्थ हमने गलत सोचा और सतत का हमने अर्थ ये लगा लिया कि इसका अर्थ जो होता है वो आवृत्ति है, और आवृत्ति का अर्थ है कि बार बार परीक्षा करा लेते हैं, वही उसका मूल्यांकन हो गया। यहाँ पर हम गलती किए, जबकि सतत का अर्थ ये नहीं था। सतत का अर्थ है प्रत्येक क्षण बालक का मूल्यांकन किया जाए, हर समय किया जाए, उसके मतलब सारे गुणों का, उसके भावात्मक जो बिंदु हैं, उसके भावात्मक जो विशिष्टताएं हैं, उसका भी मूल्यांकन किया जाए। लेकिन हमने इसे केवल परीक्षा के द्वारा ही जोड़ा। दूसरा चीज़ था कि व्यापक शब्द का जो अनुप्रयोग हमने किया वो भी संकुचित रूप में किया गया। व्यापक को वही परीक्षा की बार बार करके हमने इसे व्यापक मान लिया कि हम कई बार परीक्षा करेंगे, हर महीने परीक्षा करेंगे या टेस्ट करेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं FA1, FA2, FA3, इस तरह से हमने किया। फिर हमने समेटिव एग्ज़ाम लिया, लेकिन वहाँ पर व्यापक का अर्थ वही था कि जो हमारे जो बच्चे के हैं, जो सीखने के जो ब्लूम्स ने बताए थे, 3 डोमेन हैं, जिसमें पहला डोमेन आप जानते हैं संज्ञात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक, मनोगत्यात्मक।
इन तीनों का मूल्यांकन करना था। अब मूल्यांकन में भी हमारे पास समस्या थी कि हमारे पास मूल्यांकन के लिए टूल तो था ही नहीं। ज्ञानात्मक का मूल तो टूल जो था वो हम कर लेते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट कर लिया हमने। उसके भावात्मक बिंदुओं को नापने के लिए हमारे पास तो आपके कह सकते हैं कि कोई टूल ही नहीं था, हमें उपलब्ध नहीं कराए गए। उपलब्ध कराने चाहिए। मानसिक मूल्यांकन के लिए अलग टूल होते हैं, साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं, वो टूल्स है ही नहीं। उनको टेस्टिंग हमारे टीचर्स को पता ही नहीं, ना उन्हें करना सिखाई गई कि किस तरह से किया जाए। केवल वही पेपर पेंसिल टेस्ट पर हम डटे रहे और उसकी वजह से समस्या आई। नेक्स्ट चीज़ आई कि कोशिश जो हमने की, वो कोशिश हमने मापन की, वो भौतिक मापन की तरह व्यवहार के मापन की कोशिश की कि हमें जो रिजल्ट मिले वो एब्सोल्यूट रिजल्ट मिल जाए। नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट रिजल्ट व्यवहार के मापन में नहीं मिलते हैं। बुद्धि का मापन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के अगर 0 नंबर आ रहे हैं तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो उसकी बुद्धि 0 है। कुछ ना कुछ तो बुद्धि है, कुछ ना कुछ तो उसमें ज्ञान है। और इस तरह से जो हमारे सतत और व्यापक मूल्यांकन की कमियां थीं, उन कमियों को शॉर्ट आउट करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए NCERT ने एक नया कंसेप्ट और एक नया तरीका मूल्यांकन का लिया। वह लिया सतत व्यापक मूल्यांकन की कमियों को दूर करने के लिए आकलन। उनके ही मैंने एक लिटरेचर से ये ली है कि उन्होंने क्या लाइन कोट की हुई है NCERT ने। सतत व्यापक मूल्यांकन के क्रियान्वयन में कमियों के कारण उत्पन्न विकृतियों और कमियों को दूर करने के लिए विद्यालय आधारित आकलन की अगली पीढ़ी के आकलन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यानी आकलन जो हमने करना है, आकलन का अर्थ अगर देखें तो माप से ले लें, मापना। अब उस मापन को किस तरह से अप्लाई करें, वही कि वो जो कमियां थी उन कमियों को दूर कीजिए। पहली चीज़ थी कि केवल हमने बार बार आवृत्ति करी काय की परीक्षाओं की। नहीं, परीक्षा हमें मूल्यांकन में नहीं लेनी है। उस तरह से परीक्षा नंबर के सिस्टम में फिर बच्चा फंस जाएगा और फिर वही चीज़ होगी कि वह आगे परेशानी हमें उत्पन्न करेगा कि किस तरह से हम करना कुछ चाहता है, सीखा कुछ है, आर्ट आती है उसे, और हम उससे साइंस पढ़ाए जा रहे हैं, साइंस में उसके नंबर कम आ रहे हैं, हम कह देते हैं बच्चा बेकार है। उसके सारे गुणों का मापन नहीं हो रहा है। इसीलिए आकलन में हम क्या करते हैं, आकलन में वही चीज़ है, सतत व्यापक मूल्यांकन ही है। उसका व्यापक मूल्यांकन है। व्यापक किन शब्द में, किन टर्म में, कि उसका ज्ञानात्मक मापन हो, भावात्मक मापन हो और साथ में ही उसके कौशल का मापन हो। इसके मापन के लिए हमें अलग अलग टूल्स की ज़रूरत। जनरली ऐसा नहीं है कि एक अध्यापक के लिए टूल की ही ज़रूरत होती है। हमें पता है, हम लोग क्लास में जब मापन कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्वेशन से ही अच्छा निकाल लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास सैद्धांतिक रूप से कोई साधन उपलब्ध है मापने का, तो हम अगर उसका उपयोग करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट और अच्छे होंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी हम आकलन करेंगे बच्चे का, उस बच्चे के आकलन में भौतिक विज्ञान के आकलन की तरह एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं मिलेगा। ना का मतलब ना नहीं और हाँ का मतलब हाँ नहीं। कुछ क्षेत्र में बच्चा आगे होगा, कुछ क्षेत्र में बच्चा पीछे हो सकता है, लेकिन टीचर का काम क्या है, बच्चे की उन्हीं अच्छाइयों को निखारना। और अगर हम अपने बच्चे का आकलन सही से कर लेंगे तो हम उसे कहीं अच्छी जगह पर पहुंचा पाएंगे, उसके लक्ष्यों में हम कामयाब हो पाएंगे, हम अपने शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि अब सतत व्यापक मूल्यांकन और आकलन में भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जनरली देखा जाए तो दोनों लगभग एक सी ही टर्म है। कार्य अध्यापक को ही करना है, लेकिन जो भ्रांति वहाँ थी उसे दूर करते हुए आकलन में हमें उन भ्रांतियों को दूर करते हुए बच्चे का मूल्यांकन, आकलन करना है। धन्यवाद दोस्तों। इस
डिस्कशन के लिए मैंने जनरली स्रोत भी देना चाह रहा हूँ, और वो स्रोत निष्ठा मॉड्यूल 4 विद्यालय आधारित आकलन और एस.पी. गुप्ता एवं अलका गुप्ता द्वारा रचित पुस्तक है आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, सारता पुस्तक भवन इलाहाबाद की है, जो मेरे पास संस्करण 2005 था, उसका अध्ययन किया है। धन्यवाद दोस्तों।